यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के तहत विभिन्न विषयों के एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में आयोजित किए गए थे, लेकिन किसी कारणवश ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। अब नया एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में होना तय हुआ है। तो पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें विभिन्न विषयों में जो जीएस के प्रश्न आए थे उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले भी इतिहास विषय में और इंग्लिश विषय में जो जीएस के प्रश्न आए थे उस पे हमने चर्चा करके उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। आज ये तीसरा पेपर है, प्राचीन इतिहास, विषय कोड 31। आज हम लोग इसमें जो 30 जीएस के प्रश्न हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस विषय में जो 30 जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? देखिए, उनका नाम था बुच बिलमोर। आंसर क्या होगा? डी। ये करंट अफेयर्स उस समय का था। अगला देखिए सवाल, कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये है मध्य प्रदेश में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में इसमें रखिएगा कि भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1973 में। ये सवाल पूछा हुआ है। अच्छा, भारत का पहला जो बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था वो था जिम कार्बेट। जिम कार्बेट, और ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए, चूंकि एग्जाम 25 में हुआ था इसीलिए ये 24 का करंट उठा रहा है। तो 2024 में जो भारत रत्न दिया गया था वो 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें देखिए ऑप्शन हम लोग मिला लें। पहला तो एम एस स्वामीनाथन को मिला था, दूसरा था चौधरी चरण सिंह, इनको भी मिला था। सी है कर्पूरी ठाकुर, इनको भी मिला, लेकिन हरमनप्रीत सिंह को नहीं मिला था, यानी ए बी सी। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है? सी। इसमें 2 और लोगों को मिला था, उसका भी नाम याद रखिएगा। एक तो लाल कृष्ण आडवाणी को और दूसरा मिला था पीवी नरसिम्हा राव को। अच्छा, इसमें एक और फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल ये पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता था एम एस स्वामीनाथन को। हमारा अगला सवाल है कि महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये है गोवा में। आंसर होगा डी। अगला सवाल है कि हमारे दांत का ऊपरी भाग जो कठोर इनेमल से ढका रहता है जो मुख्यतः किससे बना होता है? तो देखिए ये बना है कैल्शियम फॉस्फेट का। हमारा अगला सवाल है कि एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है? देखिए एनईपी जो 2020 है इसमें माध्यमिक विद्यालय में आएगा 6 to 8। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? देखिए समग्र शिक्षा की अवधारणा किए थे श्री अरविंद। अगला सवाल है कि एनईपी में विभिन्न अध्याय में किस किस टॉपिक को दिया गया है, इसका मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है पहला है शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन जो है एनईपी के अध्याय 15 में दिया गया है। तो ए का क्या होगा? 4। चलिए अगला देख लें, प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी टेक्नोलॉजी यूज। टेक्नोलॉजी का जो यूज का है वो है 23 में, ये हो गया 1। फिर है प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन दिया गया है 21 में। और व्यवसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन ये है 20 में। यानी हमारा ऑप्शन कैसे मिलेगा? ए का 4, ए का 4, दूसरे का 1, दूसरे का 1, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हमारा अगला सवाल है कि एनईपी 2020 में ईसीसीई का क्या अर्थ है? देखिए ईसीसी इसका अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का प्राथमिक फोकस है? देखिए नैक का काम क्या है, ये देश में जितने भी कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ये एक मूल्यांकन करता है, एक ग्रेड देता है उन्हें। विभिन्न उसके मानक हैं जैसे कि शिक्षा का स्तर क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन सबों के आधार पे। तो इसका मेन काम क्या है?
एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। तो आंसर क्या मारेंगे? सी। देखिए हमारा अगला सवाल है कि आर्थिक विकास के लिए PURA यानी पूरा दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है? तो ये था डॉक्टर APJ अबुल कलाम का। अच्छा, ये पूरा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे गांवों में उपलब्ध कराना। तो ये था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। देखिए अगला सवाल है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान है उनका मिलान करना है राज्यों से। तो देखिए राजस्थान में कौन सा है? केवलादेव, तो एक का क्या होगा? 4। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, तो 2 का 3। असम में मानस है। हिमाचल प्रदेश में पीन वैली। ये मिलान है। अब इसमें देख लें हम लोग, पहला का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, यानी आंसर क्या हो गया? बी। देखिए हमारा अगला सवाल है कि रियो प्लस 20 मूलतः किससे संबंधित है? देखिए ये रियो प्लस 20 का मतलब क्या हुआ कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1992 में। अब वो जगह था रियो डी जनेरियो। ये जगह जो है ब्राजील में है, तो वहीं से रियो को ले लेता है ये। तो रियो प्लस 20 यानी 92 के बाद के 20 साल बाद, यानी 2002-2012, यानी जो 2012 में सम्मेलन हुआ होगा पृथ्वी से संबंधित, कह रहा है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास। देखिए सतत विकास का मतलब है कि एक ऐसा विकास जो निरंतर चलता रहे, यानी वर्तमान भी सुरक्षित रहे और भविष्य भी सुरक्षित रहे। हमारा अगला सवाल है कि ANPR का अर्थ क्या है? तो देखिए ANPR का अर्थ है कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल है कि सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1980 में। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ग्रीन हाउस गैस में आएगा कौन? मीथेन। तो आंसर क्या होगा? ए। हमारा अगला सवाल है कि 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में जापान की एक संस्था है निहोन हेडानक्यो। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में थे? देखिए जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी ये आई थी 1946 में। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके पक्ष में थे सरदार पटेल। आंसर क्या होगा? सी। देखिए अगला सवाल है कि 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता इनमें से कौन है? देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। देखिए लक्ष्मीबाई तो थी ही झांसी में, मंगल पांडे ने तो शुरुआत ही किया था बैरकपुर में। देखिए बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक थे ये भी थे दिल्ली में, लेकिन मीर निसार अली का संबंध उससे नहीं था, यानी डी को आप हटा दें इसमें। तो आंसर क्या होगा? ABC। हम लोग चेक कर लें, ये होगा पहला। देखिए अगला सवाल है कि गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए 4 कथन दिया गया है, तो हम लोग इसे देख लें। पहला कह रहा है कि भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है। ये तो सही है, तो ये पहला तो हो गया सही। दूसरा कह रहा है कि गंगा का उद्गम उत्तर काशी में। ये भी सही है, गंगोत्री एक जगह है वहां से, तो ये भी सही हो गया। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि सतलज और झेलम गंगा प्रणाली की सहायक नदियां हैं। देखिए सतलज और झेलम जो है ये गंगा की नहीं है, किसकी है? सिंधु की। तो ये तो हो गया गलत। अच्छा, अगला कह रहा है कि सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी। ये भी कथन देखिए सही है। देखिए गंगा अगर ऐसे प्रभावित होती है तो सोन इधर से जाके मिलती है, यानी दाहिने तट से सोन मिलती है। तो ये भी सही हो गया, यानी ABD। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? डी। देखिए अगला सवाल है कि खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखिए ये खैबर दर्रा जो है ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर है ये। अगला सवाल है कि कोरियोलिस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? देखिए जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल है कि क्रिस्टी कोवेंटी
जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है, निम्नलिखित में से किस देश की है? तो देखिए इनका संबंध था जिम्बाब्वे से। आंसर क्या होगा? ए। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं? देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का जो उद्देश्य है, पहला क्या कर रहा है कि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। ये तो सही है, तो पहला सही हो गया। दूसरा देख ले, मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन पर 100 से नीचे लाना, ये भी सही है। तो यानी दोनों ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है, यानी कैपिटल मार्केट है? देखिए कैपिटल मार्केट में क्या है कि अगर कोई कंपनी है या सरकार को अगर पैसा जुटाना होता है तो वो अपने शेयर वगैरह जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है, और जिनके पास पैसा है वो उसे खरीदते हैं। तो यानी ये पूंजी बाजार का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो कौन सा है? शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार। तो 1 और 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए हमारा अगला सवाल है कि भारत में फिक्की की स्थापना किसने की थी? देखिए जो फिक्की है, FICCI, पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म देख लें। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये जो फिक्की की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1927 में। तो एक सवाल तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये गांधी जी के सलाह पर इसकी स्थापना किए थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए अगला सवाल है कि ये कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सामने उसका आर्टिकल है, तो मिलान करना है। देखिए पहला है कि विधि के समक्ष समानता, तो ये तो 14 में दिया गया है, ये तो सही है। दूसरा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये भी सही है। 15, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये तो 15 में कहता है। तीसरा है अवसर की समता, तो देखिए अवसर की जो समानता है ये 16 में, ये भी सही है। और चौथा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता माने छुआछूत, पहले जाति के नाम पे लोग इस तरह का व्यवहार करते थे, तो इसका अंत किस में है? 17 में, ये भी सही है। यानी ये चारों मिलान सही है। 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए अगला सवाल है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या पहले थी 552, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ 2019 में, इसके द्वारा क्या किया गया कि 2 जो एंग्लो इंडियन का सीट रिजर्व रहता था उसे खत्म कर दिया गया। यानी 552 में से 2 घटा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 550। और 1 सीट रहता, राज्यपाल करते थे मनोनीत, वो भी खत्म हो गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये कौन से संविधान संशोधन से? 104। देखिए अगला सवाल है कि कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और दिया गया है सामने, भाई मिलान कीजिए। तो चलिए देख लें। अनुच्छेद 50, ये जो आर्टिकल 50 है ये किससे संबंधित है? न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना। एक का क्या हो गया? 2। इसका जिक्र है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। अब अगला देखिए अनुच्छेद 143, तो 143 तो सर्वोच्च न्यायालय का आ गया सलाहकार, जो क्षेत्रीय अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, तो वो किस में आ गया? 143 में। चलिए अगला देख ले। आर्टिकल 61, तो ये हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो जो महाभियोग की प्रक्रिया वो दिया गया 61 में। अगला है आर्टिकल 320, तो 320 है लोक सेवा आयोग के कार्य से। तो एक का डी का हो गया तीसरा, तो मिलान कर लें। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, चलिए ये तो हो गया आंसर ए। तो इस तरह से हमने अपना 30 जो है GS के प्रश्न को देखा। अच्छा इसमें एक चीज़ और हमने क्या देखा कि बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिनमें इन्हीं प्रश्नों को जो है शामिल किया गया है। जैसे अभी हम लोग 3 सेट देखें, एक तो हिस्ट्री का था, एक आज प्राचीन इतिहास हो गया और एक इंग्लिश का। लेकिन देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में भी जो है इन्हीं सेटों में से कोई ना कोई सेट आया हुआ है। यानी ये 3 सेट में जो 90 सवाल हैं इनको आप ठीक से देख लीजिए। देखिए पिछले साल के एक सेट देखने से ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि आपको समझ में आएगा कि GS के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया कि हर एक सेट में 5 या 6 जो है करंट अफेयर्स के सवाल हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 5 या 6 करंट जरूर रहेगा। चलिए तैयारी करते रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। चलिए थैंक यू।